वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मा खां और आज 12 अक्टूबर है। आज से 24 साल पहले पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक सिविलियन हुकूमत का तख्ता उल्टा था, इसलिए आज के दिन को उसी हवाले से जाना जाता है। और 12 अक्टूबर 1999 के हवाले से ये कहा जाता है कि एक जमहूरी हुकूमत को हटाना एक ऐसा खौफनाक फेल था जिसके बाद जितने मज़मूरात का सामना आज पाकिस्तान को है ये उसी का नतीजा है। तो हम जायज़ा लेते हैं कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है और ये 12 अक्टूबर 1999 ही वो दिन था जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा हुए, या उससे पहले भी इस किस्म के बहुत सारे दिन पाकिस्तान को देखना नसीब हुए। ये भी देखना होगा कि क्या 12 अक्टूबर 1999 में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का ख़ात्मा किया था और उसके बाद फिर जब 2002 में इलेक्शन हुए और उसके बाद 2008 में इलेक्शन हुए और 2008 के इलेक्शन के बाद फिर सिविलियन हुकूमतें बननी शुरू हुई, तो क्या तब फिर जो अमरीतों का जो घन चक्कर था, अमरीतों की जो गिरफ्त थी, उनके जो असरात थे वो किस हद तक ख़त्म हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम किसी भी फ़ौजी मार्शल लॉ की किसी तौर पे हमायत नहीं कर सकते। ये एक काबिल मज़म्मत फ़ेल है। इसको कोई भी माशरा, ख़ास तौर पे ऐसा माशरा जो अपनी बेहतरी का ख्वाहिशमंद हो, वो पसंद नहीं कर सकता। इसे पूरी दुनिया में नापसंद किया जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि मगरब और अमेरिका में माजी में भी और आज भी अपने मकासद के तहत बहुत सारी अमरीतों को हमायत दी जाती है, उसे कबूल किया जाता है, और जहाँ पे उनके अपने मफादात का मसला हो वहाँ पे वो फिर इन अमरीतों के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ की बात करना शुरू कर देती हैं। मसलन आज पूरे आलम अरब में बादशाहतें हैं, उर्दन हो, मिस्र हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, तमाम ममालिक में अमरीतें हैं और उनको अमरीकी साम्राज्य की आशीर्वाद हासिल है। इसी तरह पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक का जो भयानक दौर था उसको अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की पूरी हमायत हासिल थी। कबल अजी 1958 में लगने वाला मार्शल लॉ जिसमें जनरल अयूब खान ने इस मुल्क का रुख बदल दिया था और ये आमरीत के दरवाजे खोल दिए थे, तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है अमरीकी साम्राज्य का। हम ये देखते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 का जो पस मंज़र था उसमें ये कहा जाता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ के कहने के मुताबिक कि मुझे तो ये नहीं पता मुझे धक्का किसने दिया था, और उसका कहने का मतलब ये था कि जो एक फ़ौजी चीफ की तब्दीली की गई थी, नवाज शरीफ ने की थी जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के हवाले से, तो वो एक उसका रद्द-ए-अमल था जिसकी वजह से यहाँ पे मार्शल लॉ का नफाज किया गया। और इसमें जहाँ एक पहलू तो ये है कि आईन पाकिस्तान पूरा हक देता है किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को कि वो किसी भी आर्मी चीफ को लगा भी सकता है और तब्दील भी कर सकता है। वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस किस्म की जमहूरियत है और जो पाकिस्तानी रियासत का जो इर्तिका है वो किस नवीयत का है। क्या उसमें इस किस्म का जो एडवेंचर था वो उसकी गुंजाइश थी, और वो हमें तमाम हालात व वाक़यात यही बताते हैं कि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म जिसको मगरबी पाकिस्तान ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध से एक बड़ी सियासी हमायत हासिल थी, अगर उसने वो इस्टेब्लिशमेंट के जो पुराना उसका दरीना ताल्लुक़ था उसको तोड़कर एक नया सिस्टम लागू करने की कोशिश की, तो यहाँ पे उसका तख्ता भी उलट दिया गया और उसको मौत की सज़ा भी दी गई। और फिर नवाज शरीफ एंड कंपनी जो जिनका यानी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ मार्शल लॉ की मदद से हुआ, उनको तमाम अरूज मार्शल लॉ की वजह से हासिल हुआ, उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितना भी अमल दखल है वो भी सारे फ़ौजी ताले अज़मा और उसका जो सेटअप था उसके ज़रिए उसको हासिल हुआ। और फिर
अगली हुकूमतें जो बेनज़ीर भुट्टो की 1988 में हुकूमत बनी थी उसके खिलाफ जो साजिश की गई वो भी ISI की मदद से की गई, यानी फौजियों की मदद से की गई। तो इस किस्म का पस मंज़र रखते हुए और फिर ये जो दामन उनका है वो यकीनी तौर पे उजला नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक सिविल सुपरमेसी की बात करके पिजराई हासिल कर सके और अवामी हमायत के साथ इस अपने टारगेट को अचीव कर सकें। लिहाजा फिर एडवेंचर का रास्ता होता है जो उन्होंने इख्तियार किया और उसका रिएक्शन हुआ जो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है, उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर अमरीतों का रास्ता कैसे रोका जा सकता है, फौजी मार्शल लॉ का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। और आज बात उससे आगे बढ़ गई है, आज डायरेक्ट मार्शल लॉ का दौर कहीं पीछे रह गया है। आज साइन बोर्ड बदला जाता है और मार्शल लॉ का तसलसल जारी और सारी रहता है। वो जो हमें पॉलिसियों में नज़र आता है, वो जो सियासी पाबंदियों में नज़र आता है, वो जो हमें बलूचिस्तान में नज़र आता है, हुकूमतों के बनाने और अखाड़ने में नज़र आता है। तो आज मसला ये नहीं है कि कोई बराह रास्त फौजी टेक ओवर करके हुकूमत बनाए। आज मसला ये है कि ये जो गहरा तसल्लुत है इसको कैसे तोड़ा जा सके। और ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि सिविल सुपरमेसी की बात या जमहूरियत की बात वो लोग करें जिनका अपना किसी तौर पे भी जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी अपनी पार्टियाँ जमहूरी नहीं है, जिनका अपना पस मंज़र जमहूरी नहीं है और जिनकी कोई तैयारी नहीं है कि समाजों के अंदर तब्दीली के लिए वो कैसे रोल अदा करें। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक नेशनल रेवोल्यूशन की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पे कोई हकीकी बुर्जुआजी पैदा नहीं हो सकी, जिसकी वजह से रूलिंग क्लास या हुक्मरान तबके का बहरान इस रियासत के बहरान की तरह हमेशा एक सवालिया निशान बन के समाज के सामने, सियासत के सामने, रियासत के सामने खड़ा रहा है। तो आज हम ये देखते हैं कि 24 साल के बाद भी कुछ नहीं तब्दील हुआ। जैसे 58 का मार्शल लॉ था और उसके बाद फिर 69 का मार्शल लॉ आ गया और फिर 77 का मार्शल लॉ आ गया और उसके बाद 99 का मार्शल लॉ आ गया। लेकिन ये नंगे मार्शल लॉ के बाद अब मार्शल लॉ का एक ऐसा तसलसल है जिसमें जमहूरी हुकूमतें बनाई जाती हैं, केयर टेकर हुकूमतें बनाई जाती हैं, यानी साइन बोर्ड बदला जाता है, नीचे हुकूमत वही रहती है। और ये पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के लिए, पाकिस्तान के समाज के लिए एक बहुत बुनियादी मसला है। लेकिन क्या यही सबसे बड़ा बुनियादी मसला है? हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फौजी आमरीत हो, नीम फौजी हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी का गलबा हो, ये नाम नहाद सिविलियन हुकूमतें हों जिनके मुख्तलिफ चेहरे हैं, उन सब के होते हुए अवाम को कहीं पे रिलीफ नहीं मिलता। अवाम के लिए ज़िंदगी कहीं आसान नहीं होती। मेहनत कश तबके के लिए जो एक मुश्किल हालात पैदा किए गए हैं उसमें कोई आसानी नहीं होती। तो क्या फ़र्क है उस माशी एजेंडे में जो गैर सिविलियन हुकूमतों और सिविलियन हुकूमतों का होता है? हम देखते हैं कि एक साम्राज्य माशी एजेंडा है जिसको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, उसके लिए फ़ौजी और गैर फ़ौजी हुकूमतों का होना गैर अहम है। आज पार्टियों के मुख्तलिफ नामों का होना भी गैर अहम हो चुका है। सबका माशी एजेंडा एक है और जिसका बराह रास्त निशाना पाकिस्तान के अवाम है, जिनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, जिनसे रोज़ी रोटी छीन ली गई है, जिनको महंगी बिजली देकर यहाँ पे IPPs के ख़जाने भरे जाते हैं, जहाँ पे तमाम पॉलिसियाँ इस्तेमाल की माशी फ़वाइद के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें ये सवाल अवाम के सामने गैर अहम हो चुका है कि हुकूमत सिविलियन हो, जमहूरी हो, किसी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए यहाँ पे इंतज़ाम रियासत चलाए जा रहे हों या यहाँ पे कोई इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत किसी एक सियासी पार्टी के नाम पे चलाई जा रही हो। तो यहाँ पे निज़ाम वही इस्तेमारी है। यहाँ पे दो मसले हैं। सबसे बड़ा मसला माशी है और उसके बाद अगला मसला ये है कि यहाँ पे किस किस्म का जमहूरी सेटअप हो। ये दोनों सवालों को एक ही तरीके से एड्रेस किया जा सकता है और वो है अवामी ताकत। लेकिन आज अगर हम देखें, पिछले महीने में जब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक बोझ डाला गया था सार्फिन बिजली पे,
जब बिजली के रेट्स बढ़ाए गए, बिजली के बिल आए, तो पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद जमहूरी कुव्वतों में वो बिलावल भी इधर था, मरियम भी इधर थी, शहबाज शरीफ भी था, नवाज शरीफ बाहर से दीगर कमेंट्स तो दे रहा था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला बिजली की कीमतों को कम करने के लिए, आवाम की हमायत के लिए। और दीगर जो मसाइल हैं, आटे का मसला है, रोज़गार का मसला है, गुर्बत का मसला है, यहाँ पे एक बहुत पसमानदा ज़िंदगी का मसला है, तो उसके बारे में इनके पास अगर कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, इनके पास कोई मुतबादल नहीं है, वही इनके पास प्रोग्राम है जो गैर जमहूरी कुव्वतों के पास है, जिसको आज एक केयर टेकर हुकूमत के ज़रिए भी जिस किस्म का माशी एजेंडा यहाँ पे लागू किया जा रहा है, अगर वही माशी एजेंडा पिछली हुकूमतों का था और आने वाली, फिर हर वो कोशिश जिसमें यहाँ पे जमहूरियत की बहाली की बात की जाए, उसको अवाम की हमायत हासिल नहीं होगी। और अवाम की हमायत के बगैर ना जमहूरियत आ सकती है, ना हकीकी आज़ादी आ सकती है, ना खुशहाली आ सकती है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, और ना ही किसी ताला अज़मा का रास्ता रोका जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नई मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।